evidence for the quantized electronic energy levels, that is atomic spectra. The speed of light depend upon the nature of the medium through which it passes. तो इसी वजह से जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाती है तो वो बैंड हो जाती है, उसका डायरेक्शन डेविएट हो जाता है. जिस लाइट का वेवलेंथ कम होता है उसकी बेंडिंग ज्यादा होती है रादर देन जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है उसके कंपैरिजन में. अब अगर हम व्हाइट लाइट की बात करते हैं, ऑर्डिनरी व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ रेज विद ऑल द वेवलेंथ इन द विजिबल रेंज. तो जब हम एक रे ऑफ व्हाइट लाइट इज स्प्रेड, हम इसको प्रिज्म से गुजारते हैं, तो व्हाइट लाइट जो होती है वो स्प्रेड आउट इनटू अ सीरीज ऑफ कलर्ड बैंड दैट इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रम. अब स्पेक्ट्रम में सारी लाइट, ये जो स्पेक्ट्रम जिसकी हम बात कर रहे हैं ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है. व्हाई कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम? क्योंकि इस कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में जो ब्लू लाइन है वो ग्रीन में मर्ज हो रही होगी और इसी तरह से ये कलर्स जो हो रहे होंगे वो एक दूसरे में मर्ज हो रहे होंगे और 7.50 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज से 4 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज तक एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम हमें मिलता है. सिमिलर स्पेक्ट्रम हमें मिलता है जब हम रेनबो को देखते हैं स्काई में. स्काई में जब रेनबो देखा जाता है तो उसमें भी जो कलर्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ मर्ज ओवरलैपिंग कंडीशन में होते हैं. ये हमने कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम के बारे में देखा. लेकिन जब व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंटरैक्ट विद मैटर, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन दैट मे एब्जॉर्ब एनर्जी एंड रीच टू हायर एनर्जी स्टेट, जब एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और हायर एनर्जी लेवल पे जाते हैं, और हायर एनर्जी लेवल पे क्योंकि ये अनस्टेबल होते हैं तो ये वापस अपने नॉर्मल स्टेट पे आने के लिए एनर्जी को इमिट करते हैं. The atoms and the molecule emit radiation in various region of the electromagnetic spectrum. ये जो इमिशन होता है इसमें और ये जो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम देखा है इसमें डिफरेंस है. कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में लाइंस एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग सिचुएशन पे थी, कलर्स एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग सिचुएशन पे थे. बट जब एटम्स एनर्जी को इमिट करता है तो इनकी लाइंस एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग की सिचुएशन में नहीं होती और इसी वजह से एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो है वो व्हाइट लाइट स्पेक्ट्रम से अलग है. व्हाइट लाइट का जो स्पेक्ट्रम है दैट इज नोन एज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम और एटॉमिक स्पेक्ट्रा को हम लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं. नेक्स्ट है इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा. इमिशन स्पेक्ट्रम का मतलब होता है जब कोई एटम, मॉलिक्यूल और आयन एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद जब वो एनर्जी को इमिट करता है, द स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय ए सब्सटेंस दैट हैज एब्जॉर्ब्ड एनर्जी इज कॉल्ड एन इमिशन स्पेक्ट्रम. मतलब एब्जॉर्ब करने के बाद जब वो इमिट करेगा वापस, तब अगर उसके रेस्पॉन्स को रिकॉर्ड किया गया है देन इट इज नोन एज इमिशन स्पेक्ट्रम. क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद एटम्स, मॉलिक्यूल और आयन एक्साइटेड लेवल पे चला जाएगा, जब वहां से वापस आएगा तो ये क्या करेगा, एनर्जी को इमिट करेगा. इसके रेस्पॉन्स को जब अपन एब्जॉर्ब करते हैं तो ये इमिशन स्पेक्ट्रम कहलाता है. लेकिन अगर मान लो हमने जो एब्जॉर्ब्ड लाइट है उसी के रेस्पॉन्स को मेजर किया है, उसको रिकॉर्ड किया है, देन इट इज नोन एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. An absorption spectrum is the photographic negative of an emission spectrum. वो photographic negative की तरह है. मतलब जहां पे emission spectrum में bright lights हमें दिखाई देती है, बाकी सब dark lines होती है, bright lights कुछ दिखाई देती है. अगर उसी एलिमेंट का absorption spectrum देखा जाए तो जहां पर इमिशन स्पेक्ट्रम में हमें ब्राइट लाइट दिखाई देती है वहां पर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हमें डार्क लाइन दिखाई देती है. अ कंटिन्यूम ऑफ रेडिएशन इज पास थ्रू अ सैंपल which absorb radiation of certain wavelength. The missing wavelength which correspond to the radiation absorbed by the matter leave dark space. यही अपन ने कहा कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में कुछ डार्क लाइंस दिखाई देती है. ये जो डार्क लाइन दिखाई देती है ये कॉरेस्पॉन्ड करती है जिस मैटर या एटम, मॉलिक्यूल ने लाइंस को एब्जॉर्ब किया है उसको कॉरेस्पॉन्ड करती है. द स्टडी ऑफ इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इज रेफर्ड टू एज स्पेक्ट्रोस्कोपी. इसे स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं. व्हाइट लाइट का जो स्पेक्ट्रम है दैट इज कंटिन्यूअस होता है, लेकिन अगर हम एटम्स के इमिशन और
एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को देखें, द इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम इन द गैस फेज ऑन द अदर हैंड डू नॉट शो कंटिन्यूअस spread of wavelength from red to violet. Rather, they emit light only at a specific wavelength with dark spaces between them. Such spectra are called as line spectrum or atomic spectra. मतलब हमें ये यहाँ पर ध्यान होना चाहिए कि जब हम व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम देखते हैं तो व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम तो हमारे पास कैसा आया, वो कंटिन्यूअस आया, लेकिन जब हम एटम का इमिशन स्पेक्ट्रा या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा देखते हैं तो वो लाइन स्पेक्ट्रम आता है रादर देन कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम. रीजन क्या है? बिकॉज द इमिटेड रेडिएशन इज आइडेंटिफाइड बाय द अपीयरेंस ऑफ ब्राइट शाइन इन द स्पेक्ट्रा. ये हो गया इमिशन स्पेक्ट्रम के लिए. लाइन स्पेक्ट्रम हम एटम का क्यों पढ़ रहे हैं, मतलब इसके पीछे पर्पस क्या है? उसके पीछे पर्पस यह है कि ईच एलिमेंट हैज अ यूनिक लाइन स्पेक्ट्रम. ये हमें याद होना चाहिए, ये लाइन है ना, इंपॉर्टेंट है. एज सच सीधा पूछा जा सकता है क्वेश्चन यहां से. ईच एलिमेंट हैज अ यूनिक लाइन स्पेक्ट्रम. द कैरेक्टरिस्टिक लाइन इन एटॉमिक स्पेक्ट्रा कैन बी यूज्ड इन केमिकल एनालिसिस टू आइडेंटिफाई अननोन एटम्स इन द सेम वे एज फिंगरप्रिंट्स आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई पीपल. मान लो हमारे पास में कोई एक सैंपल है और हमें पता नहीं कि वो कौन सा एलिमेंट है. अगर उसके इमिशन स्पेक्ट्रा को हम स्टडी करें, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है, तो उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सा एलिमेंट है. जैसे हम लोगों की पहचान उनके फिंगरप्रिंट से करते हैं, उसी तरह से हम एटम की जो पहचान है, आइडेंटिफिकेशन है, वी कैन डू दैट बाय इमिशन स्पेक्ट्रम. रॉबर्ट बुन्सन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने इसका इन्वेस्टिगेशन किया था. रुबिडियम, सीजियम, थेलियम, इंडियम, गैलियम और स्कैंडियम को डिस्कवर इसी तरह से किया गया था बाय स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड और मिनरल से, जबकि हीलियम को जो किया गया था डिस्कवर्ड इन द सन बाय स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड. नेक्स्ट टॉपिक है लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन. जब हम एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को पास करते हैं थ्रू गैसियस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ये पहले डिसोशिएट होकर हाइड्रोजन एटम में बदलते हैं, देन गेट एक्साइटेड, और एटम जो है उसमें इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड लेवल पे चले जाते हैं. ये जब एनर्जेटिकली एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम्स या इलेक्ट्रॉन जब वापस ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो कुछ एनर्जी को इमिट करते हैं. दे इमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी. हम यहां पर इमिशन स्पेक्ट्रम को स्टडी कर रहे हैं. द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ सेवरल सीरीज ऑफ लाइंस नेम्ड आफ्टर डिस्कवरर. जिस डिस्कवरर ने जिस लाइन को डिस्कवर किया था उसी पर नाम रखा गया था. जैसे बामर ने बामर लाइन को डिस्कवर किया था जो विजिबल लाइन थी, मतलब पूरे हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में यही स्पेक्ट्रल लाइन हमें दिखाई देती है क्योंकि ये विजिबल लाइंस में है. बामर ने विजिबल लाइन में आने वाली स्पेक्ट्रल लाइन का वेव नंबर के एक रिलेशन दिया था. ये वेव नंबर बराबर 109677 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स, जहां पर n इंटीजर है जिसकी वैल्यू 3 या 3 से ज्यादा हो सकती है. ये जो सीरीज जिसे अपन ने बामर सीरीज कहा, ये पूरे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में केवल इकलौती यही लाइन है जो विजिबल रेंज में है या जो हमें दिखाई दे सकती है. जिस तरह से बामर ने वेव नंबर को स्पेक्ट्रल लाइन से जोड़ा, उसी तरह से रिडबर्ग ने यह बताया कि हम डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन को उनके वेव नंबर से रिलेट कर सकते हैं. सारी लाइंस को अगर एक जनरल फॉर्मूले से देखना चाहें तो वो ये जनरल फॉर्मूला होगा न्यू बार बराबर, न्यू बार मतलब यहां पर क्या है बेटा, वेव नंबर. वेव नंबर बराबर 109677 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर. क्योंकि हम इमिशन स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं तो n1 वो लेवल हुआ जहां पे इलेक्ट्रॉन आकर जंप कर रहा है. n2 क्या है? ये हायर एनर्जी लेवल है जहां से इलेक्ट्रॉन आकर जंप कर रहा है. n1 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है वो नंबर में. n2 क्या हो सकता है? n2 इज n1 प्लस 1, n1 प्लस 2, n1 प्लस 3, n1 प्लस 4, मतलब वो एक ज्यादा, दो ज्यादा, तीन ज्यादा वो नंबर हो सकता है. ये जो वैल्यू 109677 है, इसे रिडबर्ग कांस्टेंट कहा गया फॉर हाइड्रोजन. अगर n1 की वैल्यू हम डिफरेंट रखते जाएं, जैसे n1 इक्वल टू 1 रखें, n1 इक्वल टू 2 रखें, n1 इक्वल टू 3 रखें, 4 रखें, इस तरीके से रखते जाए तो हमें डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती है. n1 अगर 1 है तो जो लाइन मिलेगी उसको लाइमन बोलते हैं, 2 है तो बामर, 3 है तो पाशन, n1 अगर 4 है तो ब्रैकेट और 5 है तो फंड हम कहते हैं.
अगर हम इसे एक टेबुलर फॉर्म में देखें तो ये इस तरह से अरेंज कर सकते हैं कि अगर कोई भी एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम किसी भी एक्साइटेड एनर्जी लेवल से ग्राउंड स्टेट में या N1 इक्वल टू 1 पे आता है तो जो लाइन बनती है उसे लाइमन कहते हैं। अब वो आ कहां से सकता है, अपन ने क्या बताया था कि N1 है जहां पे आता है, N2 है जहां से आता है। जब हम किसकी बात कर रहे हैं, इमिशन स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं, तो इमिशन स्पेक्ट्रम में हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर ही आएगा। तो ये 1 अगर है ग्राउंड स्टेट लेवल पर आ रहा है तो लाइमन लाइन बनेगी, अगर वो सेकेंड एनर्जी लेवल पे आ रहा है तो बामर बनेगी, थर्ड आ रहा है तो पाशन बनेगी, 4 पे आ रहा है तो ब्रैकेट और 5th पे आ रहा है तो फंड बनेगी। ये आ किससे सकता है, इससे हायर एनर्जी लेवल कोई भी हो सकता है। 1 से हायर 2 3 4 5 6, 2 से हायर 3 4 5। इनके साथ में हमें यह भी याद रखना चाहिए कि लाइमन जो लाइन है वो अल्ट्रावायलेट रीजन में आती है। स्पेक्ट्रल रीजन कौन सा है इसका, अल्ट्रावायलेट। बामर का कौन सा है, विजिबल है। ऑल्दो हमें याद होना चाहिए कि बामर का कुछ पोर्शन ऐसा है जो अल्ट्रावायलेट में भी आता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप मैथमेटिकली देखेंगे तो बामर की फर्स्ट लाइन और बामर की लास्ट लाइन को कैलकुलेट करेंगे तो पता चल जाएगा कि बामर का जो लाइन है वो विजिबल में भी आता है और यूवी रेंज में भी आता है। पाशन, ब्रैकेट और फंड ये सब इंफ्रारेड में आते हैं। इसके अलावा जो एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है वो एक लाइन हम और देख सकते हैं कि N1 की वैल्यू अगर 6 हो, N1 की वैल्यू अगर 6 हो तो जो लाइन बनती है उसे हम्प्रे कहते हैं हम। और N2 क्या हो सकता है, 6 से कोई भी हायर एनर्जी लेवल लाइक 7 8 9 इस तरह से। और इसका जो स्पेक्ट्रल रीजन है दैट इज फार इंफ्रारेड। अब आप देखें जो अपन ने टेबुलर फॉर्म में बताया उसे डायग्रामेटिकली अपन बता सकते हैं कि N1 N बराबर 1 मतलब ग्राउंड स्टेट है ये, N बराबर 2 फर्स्ट एक्साइटेड लेवल, थर्ड 4 5 6 इस तरह से इंफिनिटी से आ सकता है। अगर किसी भी हायर एनर्जी लेवल, चाहे वो कोई भी हायर एनर्जी लेवल हो सकता है, किसी भी हायर एनर्जी लेवल से अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है और ग्राउंड स्टेट में आता है तो जो लाइन बनती है उसे अपन क्या कहते हैं, लाइमन। किसी भी हायर एनर्जी लेवल से कोई लाइन आती है, कोई इलेक्ट्रॉन जंप करता है और N इक्वल टू 2 पे जंप करता है तो इसको हम बामर लाइन बोलते हैं। और बामर इकलौती लाइन है जो विजिबल रेंज में है, इसीलिए वो रेड, ग्रीन, ब्लू और वायलेट देखा। यहां पर ये भी समझ सकते हैं कि ये एनर्जी गैप कम होगा और ये एनर्जी गैप ज्यादा होगा। जहां एनर्जी गैप ज्यादा होता है वहां वेवलेंथ कम है, जहां एनर्जी गैप कम है वहां वेवलेंथ ज्यादा है। किसी भी एनर्जी लेवल से थर्ड पे आएगा तो इसे पाशन सीरीज अपन बोलेंगे। इसी तरह से ब्रैकेट, फंड, हम्फ्रे लाइंस होंगी। आप देखें जितने भी अपन एलिमेंट की स्टडी करते हैं उसमें सबसे सिंपलेस्ट जो स्पेक्ट्रल लाइन आती है वो किसकी आती है, वो हाइड्रोजन की आती है। जैसे जैसे हैवियर एटम्स लेते हैं तो उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं तो जो लाइन स्पेक्ट्रम है वो कॉम्प्लेक्स होता जाता है। ऑल्दो चाहे किसी भी एटम का लाइन स्पेक्ट्रम हो उसमें कुछ चीजें फिक्स है। पहली चीज, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एलिमेंट इज यूनिक, मतलब हर एटम का लाइन स्पेक्ट्रम अलग होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है। हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उस एलिमेंट को उस स्पेक्ट्रम को देखते हुए। दूसरा, देयर इज रेगुलरिटी ऑफ इन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ ईच एलिमेंट। अगर एक एलिमेंट का सैंपल आपने कहीं से भी लिया और उसके स्पेक्ट्रल लाइन की स्टडी करी तो वो रेगुलरिटी रहेगी, मतलब उसका स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ स्पेक्ट्रा जो बनेगी वो सिमिलर बनेगी। अब इससे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो रेगुलरिटी है, ये जो सिमिलरिटी है, इसका रीजन क्या है? क्या ये एटम में इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड है? इसका आंसर अपन अभी नहीं देखेंगे, इसका आंसर हम आगे देखेंगे कि क्यों इस तरह की सिमिलरिटी हमें स्पेक्ट्रल लाइंस में मिलती है। अब देखें हमने स्पेक्ट्रम को दो तरह से बताया था, एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक इमिशन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और इमिशन स्पेक्ट्रम हम ऑब्टेन कैसे करते हैं वो समझाया गया डायग्राम की हेल्प से। पहले हम ये जो पार्ट है ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, इसको समझते हैं। व्हाइट लाइट का सोर्स है, यहां एब्जॉर्बिंग सैंपल है हाइड्रोजन या कोई भी एटम जिसका स्टडी करना चाहते हैं। ये कुछ लाइट को तो एब्जॉर्ब कर लेगा और जो रिमेनिंग लाइट होगी उस रिमेनिंग लाइट को हमने प्रिज्म से गुजारा, तो प्रिज्म से गुजारने पर जो रिमेनिंग लाइट है वो स्प्लिट हो जाएगी। उसको हमने फोटोग्राफिक प्लेट पे उसका रेस्पॉन्स लिया तो फोटोग्राफिक प्लेट पे इस तरह का रेस्पॉन्स आया। समझना है इस रेस्पॉन्स को किस तरह से कि ये रेस्पॉन्स ब्राइट लाइट का रेस्पॉन्स है जिसमें बीच बीच में से जो लाइट को हाइड्रोजन एटम में या एब्जॉर्बिंग सैंपल ने यहां एब्जॉर्ब करी है उस
जगह पर यहां पर डार्क लाइन आ जाएगी। ये आप देखें, पूरा एक ब्राइट शाइनिंग फोटोग्राफिक प्लेट है जिसमें बीच बीच पे डार्क लाइन दे रखी है। तो ये जो डार्क लाइन है वो क्या बता रही है? ये वो लाइंस बता रही है जिसे एब्जॉर्बिंग सैंपल ने एब्जॉर्ब किया है। यहीं पे अगर मान लो ये जो एब्जॉर्बिंग सैंपल हुआ, इस तरह से हमने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखा। अगर ये एब्जॉर्बिंग सैंपल को लिया, मतलब जो गुजरने वाली लाइट को नहीं लिया, हमने एब्जॉर्बिंग सैंपल को लिया और उससे फिर जो एनर्जी इमिट होती है उसको स्टडी किया, उसको प्रिज्म से गुजारा और फिल्म डिटेक्टर पे देखा, तो ये जो लाइट होगी इसमें वही लाइट होगी जिसमें जो एब्जॉर्ब हुई होगी। तो अगर हम इसको फोटोग्राफिक प्लेट पे रेस्पॉन्स देखते हैं तो पूरी फोटोग्राफिक प्लेट कैसी दिखाई देती है? डार्क दिखाई देती, ब्लैक दिखाई देती है। लेकिन जहां जहां पर जो एब्जॉर्ब लाइन हुई थी वही इमिट होगी, तो वो जो लाइन यहां पर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में डार्क लाइन दिखाई दे रही थी वो यहां पर शाइनिंग ब्राइट लाइंस दिखाई देंगी। हमने एक स्टेटमेंट पहले कहा था कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज द नेगेटिव ऑफ इमिशन स्पेक्ट्रम। वो आप यहां से देख सकते हैं कि अगर ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है हमारे पास में तो ये इमिशन स्पेक्ट्रम का नेगेटिव ही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चलते हैं, बोहर मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। बोहर ने एटॉमिक मॉडल देने के लिए प्लांक थ्योरी का यूज किया या प्लांक्स कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का यूज किया। प्लांक ने कहा था कि जब एनर्जी का एब्जॉर्प्शन और इमिशन होता है लाइट के लिए तो वो एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स या बंडल्स के रूप में होता है। इसी कंसेप्ट को बोहर ने एटॉमिक मॉडल के लिए यूज किया। ऑल्दो ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल नहीं है लेकिन फिर भी ये काफी चीजों को रैशनली एक्सप्लेन करता है। वन बाय वन हम इसके पोस्टुलेट्स देखेंगे। पहला पोस्टुलेट है, द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम can move around the nucleus in a circular path of a fixed radius and energy. These fixed circular path are called as orbit, stationary state और allowed energy state. समझना क्या कहना चाह रहे हैं कि ये अगर न्यूक्लियस है तो इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन फिक्स सर्कुलर पाथ में चक्कर काट रहा है जो कॉन्सेंट्रिकली अराउंड द न्यूक्लियस अरेंज है। जैसे ये फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट, ये सेकेंड स्टेशनरी स्टेट, इनको ऑर्बिट भी कहते हैं। ये थर्ड ऑर्बिट, ये फोर्थ ऑर्बिट और ये फिफ्थ ऑर्बिट। इस तरीके से डिफरेंट फिक्स सर्कुलर पाथ होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता रहता है। अब फिक्स सर्कुलर पाथ होने के लिए जरूरी है कि जब इलेक्ट्रॉन यहां से न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स होगा, वो KZe आर स्क्वायर होगा। और इलेक्ट्रॉन जो अपनी वेलोसिटी के कारण न्यूक्लियस से दूर ले जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r होगा। इन दोनों के एक दूसरे को बैलेंस करने की वजह से ही ये सर्कुलर पाथ पर मूव कर पाएगा। एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट, नेक्स्ट पोस्टुलेट्स की तरफ चल रहे हैं। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट डज नॉट चेंज विद टाइम। मतलब जब तक इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में रह रहा है, इसे बाद में शेल भी कहा गया, ये एक ही ऑर्बिट में जब तक इलेक्ट्रॉन रह रहा है, चक्कर काट रहा है, तब तक इसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता। ना तो वो एनर्जी इमिट करता है, ना ही वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी या इमिशन ऑफ एनर्जी कब होगा? जब वो लोअर स्टेशनरी स्टेट टू हायर स्टेशनरी स्टेट पे जाएगा तो एब्जॉर्प्शन होगा, और जब हायर से लोअर पे जाएगा तो इमिशन होगा। मींस अगर मैं N1 एनर्जी लेवल दूं या फर्स्ट एनर्जी लेवल ले लूं, सेकंड एनर्जी लेवल ले लूं, जब ये इलेक्ट्रॉन केवल फर्स्ट एनर्जी लेवल पे रहेगा तब कोई एनर्जी का एब्जॉर्प्शन और इमिशन नहीं होगा। या इलेक्ट्रॉन अगर केवल सेकंड लेवल पर है तो एब्जॉर्प्शन और इमिशन नहीं होगा। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एनर्जी लेवल से सेकंड एनर्जी लेवल पे जाएगा तो एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी होगा। कितना एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी होगा? इसने प्लांक क्वांटम थ्योरी को यूज किया। मतलब एनर्जी का जो एब्जॉर्प्शन और इमिशन है वो इन दोनों के एनर्जी डिफरेंस के बराबर होगा और एक एनर्जी पैकेट के रूप में होगा। तो डेल्टा ई बराबर होगा En2 माइनस En1। और अगर N2 एनर्जी लेवल से वापस इलेक्ट्रॉन N1 में आ रहा है तो कितनी एनर्जी का इमिशन होगा? En2 माइनस En1। मतलब सेकेंड एनर्जी लेवल में से फर्स्ट एनर्जी लेवल के बीच की एनर्जी को माइनस कर दें तो इतनी एनर्जी का एब्जॉर्प्शन और इमिशन होगा। ये जो एब्जॉर्प्शन और इमिशन हो रहा है वो जो इमिटेड रेडिएशन होगी उसकी फ्रीक्वेंसी से क्या रिलेशन होगा? तो ये प्लांक क्वांटम थ्योरी से ही आता है कि डेल्टा ई बराबर h न्यू, रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी और एनर्जी।
एनर्जी उतनी तो इमिट होगी जितना एनर्जी गैप है, तो एनर्जी डिफरेंस दोनों एनर्जी लेवल के बीच का वो किसके बराबर होगा, h इंटू न्यू। ये प्लांक क्वांटम थ्योरी से ही पिक किया था बोहर ने, और इसी को हम बोहर फ्रीक्वेंसी रूल भी कहते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन कैन मूव ओनली ऑन इन दोज ऑर्बिट फॉर विच इज एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट में चक्कर काट रहा है, ऐसा नहीं कि अपन इलेक्ट्रॉन के किसी भी तरह के ऑर्बिट बना सकते हैं। कौन कौन से ऑर्बिट होंगे, फिक्स सर्कुलर पाथ कौन कौन से होंगे, उनकी एक कंडीशन है कि उनका जो एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए वो h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। इट डज मीन दैट एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज। Radiation is emitted or absorbed only when transition of electron take place from one quantized value of angular momentum to another. स्टूडेंट के दिमाग में एक डाउट रहता है कि सर हमने जब रदरफोर्ड का ड्रॉबैक पढ़ा था तो रदरफोर्ड के ड्रॉबैक में ये देखा था कि इलेक्ट्रॉन जब चारों तरफ चक्कर काट रहा है तो एक चार्ज पार्टिकल है चारों तरफ चक्कर काट रहा है विद एक्सेलरेशन, तो उसको एनर्जी इमिट करते हुए न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। वो सर बोहर मॉडल में एप्लीकेबल क्यों नहीं होता, उसका रीजन यही है कि बोहर में जब एक इलेक्ट्रॉन क्वांटाइज एंगुलर मोमेंटम वाले ऑर्बिट में चक्कर काट रहा है तब तो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन और इमिशन कर ही नहीं रहा है, मतलब मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी अप्लाई होगी ही नहीं, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिरता नहीं है। अच्छा, तो इसको मैथमेटिकली अगर देखें तो एंगुलर मोमेंटम होता है mvr और h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, तो फॉर्मूला बन गया mvr इक्वल टू nh/2π, जहां n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, वोल नंबर में होनी चाहिए 1 2 3, ये वोल नंबर में आगे तक हो सकती है। ये समझाना चाह रहा है कि एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू अगर n की वैल्यू 1 रखेंगे तो h/2π आ जाएगी, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2h/2π या h/π आ सकती है, लेकिन इसकी वैल्यू कभी भी 1.5 इंटू h/2π नहीं हो सकती। यही रीजन है कि इलेक्ट्रॉन सर्टेन फिक्स्ड ऑर्बिट होते हैं, इनफाइनाइट नहीं, फिक्स्ड ऑर्बिट है जिनमें ही वो चक्कर काट सकता है। अगर हम बोहर एटॉमिक मॉडल से जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को रिलेट कर सकते हैं वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है रेडियस, जिसमें इलेक्ट्रॉन रहता है उस ऑर्बिट की रेडियस। दूसरा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, बेसिकली वो उस ऑर्बिट की एनर्जी है। और थर्ड इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, जिस ऑर्बिट में वो चक्कर काट रहा है उस ऑर्बिट में उस इलेक्ट्रॉन की क्या वेलोसिटी। ये तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो हम इससे रिलेट कर सकते हैं, एक एक करके करेंगे। द स्टेशनरी स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉन आर नंबर्ड, जो जिन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है उन ऑर्बिट को हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से एक्सप्रेस करते हैं। n इक्वल टू 1 फर्स्ट ऑर्बिट, n इक्वल टू 2 सेकेंड ऑर्बिट, n इक्वल टू 3 थर्ड ऑर्बिट, n इक्वल टू 1 ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 4 5, इस तरह से। अगर हम लेवल्स के फॉर्म में शो करें तो एनर्जी लेवल्स इस तरह से भी शो कर सकते हैं, और सर्कुलर पाथ के फॉर्म में शो करें तो ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, द रेडियाई फॉर द स्टेशनरी स्टेट। हम अगर हाइड्रोजन एटम की बात करें तो हाइड्रोजन एटम के लिए रेडियाई जो होती है वो n² इंटू a0 से शो कर सकते हैं, जहां पर a0 क्या होता है 52.9 पिकोमीटर है। दस द रेडियस ऑफ फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट बोहर रेडियस, a0 को क्या कहते हैं अपन, बोहर रेडियस भी कहते हैं। यहां पर इस फॉर्मूले से ज्यादा कॉमनली जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो ये दो फॉर्मूले हैं, तो हम यहां से देख सकते हैं। रेडियस के लिए एग्जैक्ट फॉर्मूला आता है n²h²/4π²m kZe²। अगर हाइड्रोजन है तो Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और अगर मान लो कोई और एलिमेंट है तो Z यहां पर उसका एटॉमिक नंबर है। आगे हम बोहर के पोस्टुलेट्स में देखेंगे कि बोहर जो है, बोहर एटॉमिक मॉडल जो है वो हाइड्रोजन के लिए भी एप्लीकेबल है और हाइड्रोजन के साथ अदर 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम जैसे हीलियम प्लस, लिथियम 2+, बेरिलियम 3+, इनके लिए भी एप्लीकेबल है। अब यहां से हम देख सकते हैं कि अगर n की वैल्यू बढ़ी तो रेडियस भी बढ़ेगी, और अगर सेम n है और z की वैल्यू बढ़ी तो रेडियस की वैल्यू कम हो जाएगी। यहां पर अगर हम सारे कांस्टेंट की वैल्यू को, जैसे h प्लैंक कांस्टेंट है, पाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, k है ना, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इन सब के कांस्टेंट की वैल्यू रखते हैं तो हमारे पास एक ये फॉर्मूला आता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। और फॉर न्यूमेरिकल हमें इस फॉर्मूले को याद कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं।
इस फॉर्मूले की जरूरत रिलेटिवली कम होती है, पर इस फॉर्मूले को तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। लेकिन ध्यान रहे ये एंगस्ट्रॉम में आएगा, यहां पर वो पिकोमीटर लिखा है तो कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो जाए। ये 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड फॉर्मूला जो है उससे जो वैल्यू आएगी रेडियस की वो एंगस्ट्रॉम में आएगी। और 0.529 को ए नॉट अपन कह सकते हैं, एंगस्ट्रॉम में लिखेंगे तो 0.529 और पिकोमीटर में लिखेंगे तो 52.9। इसे हम फर्स्ट बोहर रेडियस या बोहर रेडियस भी कहते हैं, ये फर्स्ट एनर्जी लेवल की रेडियस है। नेक्स्ट है द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन क्या होती है, एनर्जी। अगर हाइड्रोजन के लिए एनर्जी में निकालूं तो एनर्जी लेवल की एनर्जी बराबर हो जाएगी माइनस आर एच इंटू 1/n स्क्वायर। यहां आर एच जो है वो रिडबर्ग कांस्टेंट को शो करता है जिसकी वैल्यू 2.18 इंटू 10⁻⁻18 है। और डिफरेंट वैल्यूज अगर हम n की रखते हैं तो ये डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं। इससे ज्यादा कॉमन अपनी प्रैक्टिस होती है इस फॉर्मूले की और इस फॉर्मूले की, तो हम इससे रिलेट कर सकते हैं। En बराबर होता है -2π²m k²z²e4/n²h²। ये एग्जैक्ट फॉर्मूला है, इसकी उतनी जरूरत नहीं होती, पर फिर भी अगर आपसे सजेस्ट किया जाता है कि अगर याद हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। और इसमें से अगर सारे कांस्टेंट की वैल्यू रख दें, यहां वेरिएबल कौन आएंगे, फिर वेरिएबल आएगा एक तो z और एक आएगा n। अगर सारे कांस्टेंट की वैल्यू रख दें तो हमारे पास में ये फॉर्मूला आ जाता है En बराबर -2.18 इंटू 10⁻⁻18 z²/n²। अब आप देखेंगे अगर En की वैल्यू और z की वैल्यू के लिए, z यहां पर एटॉमिक नंबर है और n यहां पर ऑर्बिट नंबर है या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। अब आप देखें अगर z की वैल्यू बढ़ी तो माइनस में वैल्यू मैग्नीट्यूड क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू बढ़ती है तो वैल्यू कम होती है। En n के साथ कैसे रिलेटेड होगा, अगर n बढ़ा तो नेगेटिव में वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और नेगेटिव में वैल्यू कम होती जाएगी, मतलब एक्चुअल वैल्यूज की बढ़ती जाएगी। इस तरह से हमने Z और En का रिलेशन और n और En का रिलेशन देखा है। ये जूल पर एटम में है, पर ज्यादा कैलकुलेशन हमें जरूरत पड़ती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में देखेंगे तो -13.6 इंटू z²/n²। ये फॉर्मूला आता है जो हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में एनर्जी कैलकुलेट करना बताता है। आप देखें इस फॉर्मूले से अगर हम हाइड्रोजन एटम के लिए कैलकुलेट करेंगे तो Z की वैल्यू कितनी हो गई, 1, जैसे यहां पर किया ना, ये फर्स्ट एनर्जी लेवल की, ये सेकंड की, पर हमें ज्यादा कॉमनली क्या होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में चाहिए, तो हमने उसके अकॉर्डिंग जमाया है। अगर हाइड्रोजन एटम में तो Z की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 आ गया। n स्क्वायर अगर n 1 है, मतलब फर्स्ट एनर्जी लेवल है, तो n की वैल्यू 1 रखेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -13.6। सेकेंड एनर्जी लेवल की -3.4, -1.51, -0.85, -0.54 और -0.377। आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप ये वैल्यूज याद रख लें तो थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। ये जो डिफरेंट एनर्जी लेवल और इनकी एनर्जी बताई है, इससे हमें समझ में आना चाहिए एक चीज और, कि अगर मान लो हमारे पास में यहां पर मैं इंफिनिटी ले लूं, मतलब इंफिनिटी लेवल ले लूं, तो यहां पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी 0। मतलब इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा दूर है, जिसको हम एट रेस्ट बोलते हैं, तब उसकी एनर्जी कितनी हो जाती है, 0। यहां लिखा भी है व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज फ्री फ्रॉम इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस, मतलब इनफाइनाइट पे हो, द एनर्जी इज टेकन एज 0। उस स्टेज में हम मानते हैं कि एटम जो है वो आयनाइज हो गया है और वो इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर चला गया है। एन इंफिनिटी हो जाए देन आयनाइज हाइड्रोजन एटम कहलाता है। जब वो एटम से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड है तब तक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नेगेटिव में ही आएगी, और जब वो अट्रैक्शन फोर्स से कंप्लीटली हट गया और एन इंफिनिटी हो गया, तब जाकर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी, तब जाकर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0 हो जाएगी। इसका मतलब जो है वो ये समझना है कि जब तक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स में रहेगा उसकी वैल्यू नेगेटिव ही रहेगी। और ये नेगेटिव साइन क्या बताता है, ये नेगेटिव साइन बताता है स्टेबिलिटी रिलेटिव टू व्हाट, रिलेटिव टू द रेफरेंस स्टेट ऑफ 0 एनर्जी। मतलब जब वो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं है, उसके कंपैरिजन में जब न्यूक्लियस और अट्रैक्शन फोर्स के बीच में, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है, तब एनर्जी कम है, मतलब वो मोर स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट पॉइंट पर अपन आते हैं। बोहर थ्योरी कैन ऑल्सो बी अप्लाई टू द आयंस कंटेनिंग
ओनली वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ये बाद में हम पढ़ेंगे, इसका एक ड्रॉबैक भी है कि बोहर थ्योरी केवल किस पर अप्लाई होती है, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर ही अप्लाई होती है। लेकिन यह भी है कि हम हाइड्रोजन के अलावा दूसरे एटम पर भी इसे अप्लाई कर सकते हैं, बस वो वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम होना चाहिए, लाइक हीलियम प्लस, लिथियम 2+, बेरिलियम 3+ एंड सो। मतलब वो जो फॉर्मूला अपन ने यहां बताया था एनर्जी के लिए, तो अपन ने यहां कहा कि ये सारे वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए अप्लाई होता है, और रेडियस का ये जो फॉर्मूला है ये भी सारे वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए अप्लाई होता है। यहां पर हम वेलोसिटी को भी, अपन ने कहा था 3 प्रॉपर्टीज हैं जो इंपॉर्टेंट है बोहर मॉडल से हम देखते हैं, फर्स्ट रेडियस, सेकंड एनर्जी और थर्ड है वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला एनसीईआरटी में नहीं दिया है, पर फिर भी हम याद रख सकते हैं, Vn बराबर 2.188 × 10⁶ इंटू Z/n। यहां Z एटॉमिक नंबर और n हमारा शेल नंबर कह सकते हैं, ऑर्बिट नंबर्स कह सकते हैं, एनर्जी लेवल कह सकते हैं। यहां से रिलेशन देख सकते हैं, यहां लिखा हुआ भी है कि Z की अगर वैल्यू बढ़ती है तो वेलोसिटी भी बढ़ती है। क्वालिटेटिवली अगर देखें तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज विद इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में प्रोटॉन की वजह से बढ़ता है, एटॉमिक नंबर की वजह से बढ़ता है, एंड डिक्रीज विद द इंक्रीज इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एन अगर बढ़ेगा तो वेलोसिटी की वैल्यू कम हो जाएगी। अभी हमने बताया था कि व्हाट डज द नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम मींस। ये क्या बताता है कि एटम में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नेगेटिव आती है। वो यही बताता है कि एटम में जब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो रेस्ट के कंपैरिजन में वो ज्यादा स्टेबल है, रेस्ट के कंपैरिजन में उसकी एनर्जी कम हो रही है। जब भी एनर्जी कम होती है तो स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है। तो नेगेटिव वैल्यू ऑफ एनर्जी शोज द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, और इन दिस वे बोहर मॉडल ने एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया। AIPMT 2011 और नीट 2019 इनके क्वेश्चन को अगर हम देखें जो एटॉमिक स्ट्रक्चर से आए, तो हमें पता चल जाएगा कि ये दोनों बिल्कुल एनसीईआरटी के क्वेश्चन के जैसे ही क्वेश्चन है, या उसकी थ्योरी से ही क्वेश्चन बनाए हुए हैं। लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन पूछा है और 4 ट्रांजिशन दिए हैं, जिसमें सब में हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर आ रहा है। अगर हम देखें न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन जितना दूर जाता है उसकी एनर्जी की वैल्यू बढ़ती है, और उसकी हाईएस्ट एनर्जी की वैल्यू तब होती है जब वो कहां पर होता है, एट रेस्ट पे। तो न्यूक्लियस से दूर जाने के साथ साथ एनर्जी तो बढ़ती है, लेकिन एनर्जी का गैप कम होता जाता है। आप मैथमेटिकली देख सकते हैं उस फॉर्मूले से जो हमने कैलकुलेट किया था, -13.6 × Z² तो एनर्जी की वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन डेल्टा ई की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। तो मिनिमम एनर्जी गैप जिसमें होगा उसी का फोटोन सबसे कम एनर्जी का होगा। n = 5 से 3, n = 6 से 1, n = 5 से 4 और n = 6 to 5। सबसे दूर और सबसे कम एनर्जी का गैप इन चारों में से हमें किस में दिख रहा है, केवल इसमें दिख रहा है, और इसी वजह से हमारा आंसर भी ये होगा। तो ऐसा सवाल आ जाए कि लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन पूछा है तो जिसमें एनर्जी गैप सबसे कम, मोस्ट एनर्जेटिक फोटोन अगर पूछा जाए तो जिसका एनर्जी गैप सबसे ज्यादा। इन सब में से अगर मुझे मोस्ट पूछा होता तो मेरा आंसर हो जाता सेकंड। नीट 2019 का क्वेश्चन तो और भी सिंपल है, और वो तो थ्योरी का पार्ट ही है जो हमने स्टार्ट में बताया था। विच सीरीज इन अ ट्रांजिशन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉल्स इन विजिबल रीजन। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी स्पेक्ट्रल लाइन विजिबल रीजन में आती है, तो हम जानते हैं वो बामर लाइन है, जो किस में आती है, विजिबल रीजन में आती है। आप देखें नेक्स्ट टॉपिक है एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रम को हमने पहले भी देखा, अब हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रम की एक्सप्लेनेशन हम बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। अगर यहां देखें, अकॉर्डिंग टू एजम्पशन सेकंड ऑफ बोहर मॉडल, रेडिएशन कब एब्जॉर्ब होती है, जब इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाता है, स्मॉलर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब लोअर एनर्जी लेवल टू हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब हायर एनर्जी लेवल पे जाता है। और इमिट कब होगी, जब हायर से लोअर पर आता है। अगर हम एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे जाते हैं तो जो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन और इमिशन होता है वो दोनों के एनर्जी डिफरेंस के बराबर होता है। तो अगर डेल्टा ई देखें ऐसे केस में तो ई फाइनल माइनस ई इनिशियल लेंगे। ये इक्वेशन 2.16 है। हमने बोहर मॉडल में जब कैलकुलेशन बताई थी तब एनर्जी की वैल्यू फॉर्मूला आता है -RH/n²। इसका जो इक्वेशन नंबर था 2.13 था। इस फॉर्मूले में यहां पर हम वैल्यूज रखें, ई फाइनल में यहां पर RH/n फाइनल स्क्वायर और ई आई मतलब इनिशियल की जगह पर RH/n इनिशियल स्क्वायर।
अगर हम रखते हैं और मैथमेटिकल डेरिवेशन करते हैं, ऑल्दो इस मैथमेटिकल डेरिवेशन की जरूरत नहीं, हमें फाइनल फॉर्मूले से पर्पस सॉल्व हो जाएगा। मतलब इस पूरे को केवल समझने के लिए बनाया है, इसमें पूरे में कैलकुलेशन में जो हमें यूज आएगा न्यूमेरिकल में, वो केवल ये फॉर्मूला काम में आएगा। डेल्टा ई की वैल्यू रखें यहां पर, इस तरह से आ जाएगा। यहां पर डेल्टा ई की वैल्यू, एनर्जी डिफरेंस जो आएगा वो 2.18 इंटू 10⁻18 जूल 1/n इनिशियल माइनस 1/n फाइनल का स्क्वायर है। यहां देखें ये जूल में है तो ये वैल्यू आएगी, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेना है तो 13.6 आ जाएगा। ये तो एनर्जी डिफरेंस है। एनर्जी डिफरेंस से अगर मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो एनर्जी डिफरेंस में h का डिवीजन कर देते हैं बोहर फ्रीक्वेंसी रूल के अकॉर्डिंग। न्यू फ्रीक्वेंसी बराबर डेल्टा ई अपॉन एच, यहां से ये वैल्यू आ जाती है। लेकिन अगर मुझे वेव नंबर निकालना है, जैसे हमने रिडबर्ग का फॉर्मूला लिया था उससे मिलता जुलता फॉर्मूला ले रहे हैं, यहां पर आर एच भी रिडबर्ग कांस्टेंट है। न्यू बार बराबर अगर मुझे वेव नंबर निकालना है तो ये आ जाएगा आर एच अपॉन एच सी, और इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में न्यू बार जिसे वेव नंबर कहते हैं वो आ जाएगा 1.09677 इंटू 10⁻7 1/n इनिशियल का स्क्वायर माइनस 1/n फाइनल का स्क्वायर मीटर इनवर्स। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और अगर आप ढंग से देखें तो ये फॉर्मूला लगभग वैसा ही फॉर्मूला है जो हमने रिडबर्ग फॉर्मूला लिखा था और हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के समय लिखा था। इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, अगर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होगा तो एन इनिशियल क्या होगा, कम होगा, एन फाइनल ज्यादा होगा। तो एन इनिशियल कम होने से ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी और ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। उस केस में एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, तो डेल्टा ई की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अगर दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे कि इन केस ऑफ इमिशन स्पेक्ट्रम एन इनिशियल जो होगा वो हायर होगा और एन फाइनल जो होगा वो लोअर होगा, उस केस में डेल्टा ई नेगेटिव होगा और एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। जैसा हमने बताया कि ये फॉर्मूला रिडबर्ग फॉर्मूले के जैसा ही है। हर स्पेक्ट्रल लाइन जो होती है वो पर्टिकुलर एनर्जी डिफरेंस के से रिलेटेड होगी। जैसे हाइड्रोजन में फर्स्ट एनर्जी लेवल से सेकंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल पे जाएगा तो एनर्जी डिफरेंस के बराबर एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी, और उसी के अकॉर्डिंग स्पेक्ट्रल लाइन की वेवलेंथ होगी। अगर हम लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम लेते हैं तो डिफरेंट पॉसिबल ट्रांजिशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं और लार्ज नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन आ सकती है। मान लो बहुत सारे एटम एक ही जैसी स्पेक्ट्रल लाइन बनाते हैं तो इससे उस स्पेक्ट्रल लाइन की ब्राइटनेस या इंटेंसिटी बढ़ जाती है। तो इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन शो करता है कि कितने नंबर ऑफ सेम ट्रांजिशन हो रहे हैं एब्जॉर्प्शन में या इमिशन में। न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस तरह का इस पे पूछा जाता है, व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ ए फोटोन इमिटेड ड्यूरिंग ट्रांजिशन n इक्वल टू 5 टू n इक्वल टू 2। हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे जो भी अपन ने काम में लिया था। डेल्टा ई बराबर 2.18 इंटू 10⁻18 1/5 का स्क्वायर, एन इनिशियल ये है, 1/2 का स्क्वायर, एन फाइनल ये डेल्टा ई की वैल्यू आ गई। ये नेगेटिव में क्यों आई है, अपन ने कहा था कि एन इनिशियल हायर है और एन फाइनल लोअर है, तो इसमें एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव ही आएगी क्योंकि यहां एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। लेकिन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पॉजिटिव है तो हम नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करके फ्रीक्वेंसी की वैल्यू डेल्टा ई बराबर क्या आ जाए, डेल्टा ई अपॉन एच आ जाएगा। तो डेल्टा ई की वैल्यू है, एच की वैल्यू हमने लिख दी, तो न्यू की वैल्यू, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ये हमारे पास आ जाती है। अब अगर मुझे वेवलेंथ निकालनी है तो लेमडा बराबर सी अपॉन न्यू से निकाल सकता हूं। 3.0 इंटू 10⁸ अपॉन 6.9 इंटू 10⁻14 को डिवाइड करके 434 नैनोमीटर आ रही है। मीटर पर सेकंड मीटर में है, फिर इसे आप नैनोमीटर में बदल दे। एक चीज और, यहां पर ये जो फॉर्मूला है हमारे पास में न्यू बार है, इसी फॉर्मूले में हम इसे 1/λ भी लिख सकते हैं। न्यू बार हम जानते हैं 1/λ होता है। ज्यादातर न्यूमेरिकल क्वेश्चन में हमें वेवलेंथ पूछी होती है तो इससे हम वेवलेंथ को इससे रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जहां पर हमें पूछा गया कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस। हीलियम प्लस के फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी पूछी है। हमने बोहर मॉडल में देखा कि बोहर मॉडल जो है वो हाइड्रोजन पर ही एप्लीकेबल नहीं होता, हाइड्रोजन के अलावा वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर भी, अदर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर भी एप्लीकेबल होता है, जैसे हीलियम प्लस। तो उसके लिए अगर मुझे जूल में एनर्जी चाहिए तो फॉर्मूला था -2.18 इंटू 10⁻18 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये हमने फॉर्मूला देखा और यहां से nth एनर्जी लेवल की एनर्जी हम निकाल सकते हैं। हीलियम के लिए बात करेंगे तो हीलियम के लिए z की वैल्यू कितनी होगी, 2 का स्क्वायर आ गया। कौन से लेवल की बात कर रहा है, फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहा है, मतलब n का 1 का स्क्वायर। तो आप इसे मल्टीप्लाई कर दें, 2.18 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी -8.72 इंटू 10⁻8।
80। रेडियस अगर कैलकुलेट करनी है तो रेडियस का भी फॉर्मूला अपन ने देखा था, रेडियस का फॉर्मूला 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड, यहां पर एंगस्ट्रॉम में था, या नैनोमीटर में निकालना है तो नैनोमीटर निकाल लें। 0.529 इंटू एन स्क्वायर, एन कौन सा है, फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहा है तो एन 1 का स्क्वायर हो गया, जेड हीलियम की बात हो रही है तो जेड की वैल्यू कितनी होगी 2, तो 0.529 अपॉन 2, ये इसका आंसर हो जाएगा एंगस्ट्रॉम में, और नैनोमीटर में लिखना है तो इस तरह से आ जाएगा। बोहर मॉडल के हम लिमिटेशन की तरफ चलते हैं। इससे पहले कि हम बोहर मॉडल के लिमिटेशन पढ़े, यह भी समझना होगा कि बोहर मॉडल एक पाथ ब्रेकिंग मॉडल था, जिसने बहुत सारी चीजें समझाई जो हम रदरफोर्ड और थॉमसन मॉडल से नहीं समझ सकते। इनफैक्ट अभी भी कुछ बोहर मॉडल के कंसेप्ट है जो अभी भी वैलिड हैं। पहला तो यह है कि हमारे पास में लिमिटेशंस में अगर देखें तो पहला लिमिटेशन तो यह कि इट इज फेल टू एक्सप्लेन फाइन लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम। जब हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक हायर लेवल के मेथड देखते हैं तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो सिंगल लाइन है वो हमें एक से ज्यादा डिवाइडेड मिलती है एटम्स में। तो अब ऐसा क्यों होता है, इसे हम कहते हैं फाइन लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम। ये बोहर मॉडल समझा नहीं पाया था। सेकंड ड्रॉबैक इसका यह है कि जीमान इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अब क्या है जीमान इफेक्ट और क्या है स्टार्क इफेक्ट? जब हम स्पेक्ट्रल लाइन को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो लाइन स्प्लिट हो जाती है एक से ज्यादा लाइंस में। सिमिलरली जब इसे मैग्नेटिक फील्ड की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो भी ये स्प्लिट हो जाती है। मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इज नोन एज जीमान इफेक्ट, और इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिटिंग ऑफ लाइन इज नोन एज स्टार्क इफेक्ट। इसके साथ में एक और ड्रॉबैक था कि यह समझा नहीं पाया बोहर मॉडल की एटम्स आपस में कंबाइंड क्यों होते हैं, उनके बीच में केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है। दो इसमें कुछ लिमिटेशन जरूर थी, पर बोहर मॉडल वाज द फैंटास्टिक मॉडल एंड पाथ ब्रेकिंग मॉडल काफी ज्यादा एडवांस था थॉमसन एंड रदरफोर्ड मॉडल के कंपैरिजन में। बोहर मॉडल से आगे चलते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की तरफ। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की पढ़ने से पहले दो ऐसे एक्सपेरिमेंट या दो ऐसे थ्योरीज हैं जिसने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को शेप दिया था और बोहर मॉडल में जो ड्रॉबैक्स थे उन्हें दूर किया था। पहला थ्योरी है ड्यूल बिहेवियर ऑफ मैटर और सेकंड है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सबसे पहले चलते हैं ड्यूल बिहेवियर ऑफ मैटर। फ्रेंच साइंटिस्ट डी ब्रॉगली ने यह कहा कि जिस तरह से लाइट का हम पार्टिकल नेचर भी कंसिडर करते हैं और वेव नेचर भी करते हैं, सिमिलर मैनर में मैटर शुड ऑल्सो एग्जिबिट वेव नेचर लाइक रेडिएशन एंड पार्टिकल नेचर। उसका भी ड्यूल नेचर होना चाहिए। इसका मतलब जो पार्टिकल हैं उसकी भी वेवलेंथ होनी चाहिए, उसका कुछ वेव नेचर होना चाहिए। जिस तरह से फोटोन का हम मोमेंटम कहते हैं ड्यूल नेचर में, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन शुड ऑल्सो हैव मोमेंटम एज वेल एज वेवलेंथ। डी ब्रॉगली इस एनालॉजी से, लाइट से एनालॉजी से करके उन्होंने एक रिलेशन दिया बिटवीन वेवलेंथ एंड मोमेंटम ऑफ मटेरियल पार्टिकल। मतलब मैटर के लिए वेवलेंथ और मोमेंटम, वेवलेंथ वेव नेचर को रिप्रेजेंट करता है, मोमेंटम पार्टिकल नेचर को रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिकली डी ब्रॉगली ने वेव नेचर और पार्टिकल नेचर के बीच में एक रिलेशन दिया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हम सबको लर्न होना चाहिए। लैम्डा बराबर h अपॉन mv, या mv की जगह पर हम मोमेंटम रख सकते हैं तो h अपॉन p। m यहां पर मास ऑफ पार्टिकल है, v वेलोसिटी एंड p इट्स मोमेंटम। डी ब्रॉगली का प्रिडिक्शन जो था वो एक्सपेरिमेंटली डेविसन एंड जर्मर साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको प्रूव भी किया। और कैसे प्रूव किया? उन्होंने इलेक्ट्रॉन के डिफ्रैक्शन को स्टडी किया, और जब इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन शो कर सकता है जो कि वेव नेचर है, तो हम ये कह सकते हैं कि पार्टिकल भी वेव नेचर रखते हैं। और ये जो एक्सपेरिमेंट है वो बेस बना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए, जो एक तरह से पाथ ब्रेकिंग डिस्कवरी थी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। It needs to be noted that according to D. Broglie, every object in motion has a wave character. इसने कहा कि हर पार्टिकल जो कि मोशन में है उसका वेव नेचर भी होगा, लेकिन वेव नेचर कितना होगा ये हर पार्टिकल का अलग अलग होता है। कुछ पार्टिकल का जिनका मास ज्यादा है, देखो आप अगर इस फॉर्मूले में देखो तो लैम्डा बराबर h अपॉन mv है, तो जिसका मास ज्यादा है, जिसका मोमेंटम ज्यादा है, उसका वेवलेंथ कम होगा।
और जिसका मास कम है, जिसका मोमेंटम कम है, उसका वेवलेंथ ज्यादा होगा। मतलब अगर किसी भी मैटर का पार्टिकल नेचर बढ़ता है तो वेव नेचर कम हो जाता है, और वेव नेचर अगर बढ़ता है तो पार्टिकल नेचर कम हो जाता है। फिर हम आते हैं द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैसा पार्टिकल है? बहुत छोटा पार्टिकल है, उसका मास बहुत कम है। जब उसका मास बहुत कम है, इसका मतलब मोमेंटम कम है, तो इसका मतलब उसका वेवलेंथ कैसा होगा? सिग्निफिकेंट होगा, एंड दैट कैन बी डिटेक्टेड एक्सपेरिमेंटली। ऐसा हो सकता है कि हम मैटर का वेव नेचर तो कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन अगर मैटर का मास ज्यादा है, जैसे बॉल है, जैसे क्रिकेट का बैट है, जैसे चलता हुआ व्हीकल है, इन सब का मास ज्यादा है, तो वेव नेचर इनका इतना इनसिग्निफिकेंट होता है कि आप इनकी वेवलेंथ को मेजर नहीं कर सकते। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन की हेल्प से इस चीज को हम समझ सकते हैं। व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ ए बॉल ऑफ मास? बॉल की बात कर रहा है जिसका मास 0.1 kg है, मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। देखो बॉल का मास तो ज्यादा होगा ही, 100 ग्राम लिखा हुआ है अपने पास में। अगर इससे हम इसकी वेवलेंथ निकालते हैं तो वेवलेंथ बराबर h अपॉन एम वी। एच की वैल्यू m और v की वैल्यू रखी, तो हमारे पास में आप देखोगे वेवलेंथ की वैल्यू इतनी कम आती है 10⁻⁻34 मीटर या 10⁻⁻24 एंगस्ट्रोम। तो आप इसको मेजर नहीं कर सकते। थ्योरेटिकली आपने निकाल लिया है, पर एक्सपेरिमेंटली मेजर करना पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब इस बॉल के लिए वेव नेचर बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है। अब हम आते हैं इलेक्ट्रॉन की तरफ। द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी है और वेवलेंथ अपने को कैलकुलेट करनी है, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या है? हाफ mv²। आगे हम एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी बता देंगे जिससे हम काइनेटिक एनर्जी और लेमडा के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। यहां पर आप उसका डेरिवेशन भी देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv²। तो v बराबर क्या आ जाएगा? 2ke/m। ये अंडर रूट में आ गया हमारे पास में। ये वेलोसिटी की वैल्यू हमने निकाल ली है, ये वेलोसिटी आ गई। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है, वेलोसिटी आ गई, तो लेमडा बराबर h अपॉन mv निकालेंगे तो इसकी जो वेवलेंथ आएगी दैट इज 896.7 नैनोमीटर आई। अब ये जो वेवलेंथ है ये सिग्निफिकेंट है। यहां पर जब हम बॉल यूज कर रहे थे तो मास ज्यादा होने की वजह से, यहां मास बहुत कम है, आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, तो मास बहुत कम है तो वेवलेंथ सिग्निफिकेंट है। यहां मास बहुत ज्यादा है तो वेवलेंथ इनसिग्निफिकेंट है। तो हम कह सकते हैं कि पार्टिकल नेचर और वेव नेचर मैटर का दोनों पाया जाएगा, ऑल्दो उसके मास के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा कि, या मोमेंटम के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा कि वेव नेचर डोमिनेट करता है या पार्टिकल नेचर डोमिनेट करता है। फिर एक क्वेश्चन और देखेंगे, कैलकुलेट द मास ऑफ फोटोन विद वेवलेंथ। अब फोटोन की बात कर रहे हैं, मास निकालना है, 3.6 एंगस्ट्रॉम है अगर इसकी वेवलेंथ है, तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे। लेमडा बराबर h अपॉन एम वी, एम बराबर आ गया h अपॉन लेमडा इंटू वी। अब आप देखें ये वैल्यूज लिख दे। फोटोन का जो स्पीड है वो लाइट की स्पीड 3 इंटू 10⁸, लेमडा की वैल्यू दे रखी है एंगस्ट्रॉम में, मीटर में रख देंगे, h की वैल्यू रखेंगे तो ये मास आ जाएगा। आप खुद देख सकते हैं फोटोन का मास भी बहुत कम है और वो इलेक्ट्रॉन के मास के राउंड अराउंड आसपास ही होता है। आप देखें कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जो एनसीईआरटी में डायरेक्ट तो नहीं दिए हुए हैं, पर हमें पता होनी चाहिए। एक तो ये रिलेशन की अगर काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट दे रखी हो तो लेमडा बराबर h अपॉन 2m/ke, ये हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जिससे हम वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी के बीच में डायरेक्ट रिलेशन निकाल सकते हैं। दूसरा, अगर पार्टिकल इलेक्ट्रॉन हो तो उसके लिए एक शॉर्टकट फॉर्मूला और है कि लेमडा बराबर 150 अपॉन वी। ये वी क्या है? ये वोल्टेज है जिससे उसे एक्सेलरेट किया गया। इलेक्ट्रॉन को अगर वी वोल्टेज से एक्सेलरेट करेंगे तो उसकी वेवलेंथ के बीच में और वोल्टेज जो एक्सेलरेट किया उसके बीच में ये रिलेशन होगा। ये आंसर किस में आएगा? एंगस्ट्रॉम में। अंडर रूट 150 को हम 12.25 भी लिख सकते हैं, तो इस फॉर्मूले को इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक चीज और, ये थ्योरी बोहर के एक पोस्टुलेट को समझाने के लिए बहुत यूज आती है। पोस्टुलेट तो बोहर ने दिया था लेकिन उसने एक्सप्लेन नहीं किया कि ये आया कैसे। पोस्टुलेट ये था कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज होता है और एंगुलर मोमेंटम mvr की वैल्यू nh अपॉन 2π होती है। उसने ये पोस्टुलेट तो दे दिया कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में चक्कर काटेगा जिनका एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2π के इंटीग्रल मल्टीपल होगा, लेकिन उसने एक्सप्लेन नहीं किया। उसका एक्सप्लेनेशन आता है डी ब्रॉगली प्रिंसिपल से कि अगर बोहर के अकॉर्डिंग जाएंगे तो उसको सर्कुलर पाथ पे जाना पड़ेगा,
इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल मानते हुए सर्कुलर पाथ पे जाना पड़ेगा, और अगर वेव मानते हैं तो वो इस तरह से मूव करेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन का तो हम वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों मान रहे हैं डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंगली, तो इसके अकॉर्डिंगली ये जो 2 पाई आर है वो इसकी वेवलेंथ के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होना चाहिए, तभी तो ये इन फेज होगा वेव, अदरवाइज तो आउट ऑफ फेज हो जाएगी। तो 2 पाई आर जो कि इसकी पेरिफेरी है वो एन लेमडा के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होनी चाहिए। ये कहां से आया? ये आया डी ब्रॉगली प्रिंसिपल से। अब आप देखें 2 पाई आर बराबर, मतलब इनको इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल और वेव नेचर दोनों मानते हुए जो डी ब्रॉगली ने कहा था 2 पाई आर इक्वल टू एन लेमडा की जगह अपन डी ब्रॉगली प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एच अपॉन एमवी लिख दें तो यहां से हमारे पास में एमवी आर इक्वल टू आता है एन एच अपॉन 2 पाई। ये बोहर के पोस्टुलेट को एक्सप्लेन करता है, जो बोहर ने एक्सप्लेन नहीं किया था, जो डी ब्रॉगली से एक्सप्लेनेशन आता है। क्यों नहीं एक्सप्लेन कर पाया बोहर उसको? क्योंकि बोहर ने इलेक्ट्रॉन को तब तक पार्टिकल ही माना था। ये एक्सप्लेनेशन तभी आया है जब इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर पार्टिकल भी माना जाए और वेव नेचर भी माना जाए। नेक्स्ट है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ड्यूल बिहेवियर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन का कॉन्सिक्वेंस था, मतलब इसी से ओरिजिनेट हुआ था। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे पार्टिकल के लिए, सब एटॉमिक पार्टिकल के लिए जिनका मास बहुत कम हो, जिनका वेव नेचर सिग्निफिकेंट हो, उनके लिए एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। आप देखें साइमल्टेनियसली की बात कर रहे हैं, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर और इक्वल देन एच अपॉन 4 पाई, और यहां पर डेल्टा एक्स और डेल्टा पी क्या है? डेल्टा एक्स इज द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड डेल्टा पी इज द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। अब यहां डेल्टा पी की जगह एम इंटू वी लिख सकते हैं। अब जो अनसर्टेनिटी है वो मास ऑफ पार्टिकल में या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में तो है ही नहीं, अनसर्टेनिटी किस में है? वेलोसिटी में। हो सकती है मोमेंटम में, तो आप एम को बाहर ले ले तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी ग्रेटर और इक्वल देन एच अपॉन 4 पाई एम। ये दोनों ही फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इस फॉर्मूले से ये पता चलता है कि अगर मैंने डेल्टा एक्स को बहुत कम रखा, मतलब पोजीशन में एरर बहुत कम रखी या अनसर्टेनिटी बहुत कम रखी, तो क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ये अगर कांस्टेंट है, ये बहुत कम कर दिया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? बहुत ज्यादा। मतलब अगर आपने पोजीशन बहुत अच्छे से मेजर कर ली है तो वेलोसिटी में जो एरर होगी वो बहुत ज्यादा होगी। और इसी तरह से अगर आपने वेलोसिटी को प्रिसाइजली मेजर किया है तो पोजीशन में जो एरर होगी बहुत ज्यादा होगी। तो अगर मैं if we carry out some physical measurement on the electron's position and velocity, the outcome will always depict a fuzzy or blur picture। ये काम आएगा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में। अपन ने कहा था क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो है वो दो प्रिंसिपल से ओरिजिनेट हुआ है, पहला डी ब्रॉगली का ड्यूल नेचर और दूसरा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आप देखिए अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को समझने के लिए हम कह सकते हैं कि शीट ऑफ पेपर है, अगर मुझे उसकी थिकनेस को मेजर करना है तो मैं सिंपल छड़ी या सिंपल स्टिक लेके नहीं कर सकता। क्यों? सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर मुझे उसकी थिकनेस को मेजर करना है तो जो मेजरमेंट के लिए मैं टूल यूज कर रहा हूं उसका मेजरमेंट का जो क्वांटिटी होनी चाहिए ग्रेजुएटेड होना चाहिए, वो उससे भी स्मॉलर थिकनेस में होना चाहिए, जो कि नॉर्मली पॉसिबल नहीं है। इसी तरीके से पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन को मेजर अगर मुझे करना है तो मास्टर स्ट्रिक कैलिब्रेटेड इन यूनिट्स ऑफ स्मॉलर देन डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर मुझे उसकी पोजीशन मेजर करनी है और अगर मैं उस पर लाइट यूज कर रहा हूं, लाइट डाल रहा हूं, इल्यूमिनेट कर रहा हूं, देखने के लिए मैं लाइट डाल रहा हूं, तो अगर मैं उस पर लाइट डाल रहा हूं तो उस लाइट की जो वेवलेंथ होनी चाहिए वो डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से कम होनी चाहिए। तो अगर मैंने ऐसा फोटोन डाला जिसकी वेवलेंथ बहुत कम है, तो वेवलेंथ अगर बहुत कम है तो उसका मोमेंटम ज्यादा होगा, और जब मोमेंटम ज्यादा होगा तो देखने के लिए जब हम लाइट डाल रहे हैं तो वो लाइट उस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को चेंज कर देगा ड्यू टू कोलिजन। तो पोजीशन अगर अपन ने अच्छे से मेजर करी है तो एरर कहां आ जाएगी? वेलोसिटी मेजर करने में एरर आ जाएगी। नाउ वी कम टू सिग्निफिकेंस ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की सिग्निफिकेंस क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट जो सिग्निफिकेंस वो है कि बोहर ने जो फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट कहा था वो रूल आउट हो गए हैं। क्यों रूल आउट हो गए उसे समझते हैं अपन।
One of the important implication of the Heisenberg uncertainty principle is that rule out existence of definite path or trajectory of electron and other similar particle. इलेक्ट्रॉन या उसके जैसे छोटे पार्टिकल के लिए कोई फिक्स्ड ट्रेजेक्टरी नहीं हो सकती. क्या कारण है देखते हैं. किसी भी पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी के लिए हमें उसकी लोकेशन चाहिए एग्जैक्ट और वेलोसिटी चाहिए एट वेरियस मोमेंट. अब वेलोसिटी और लोकेशन मुझे एग्जैक्ट चाहिए और अभी अपन ने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में कहा कि इलेक्ट्रॉन और उससे छोटे पार्टिकल के लिए हम लोकेशन और वेलोसिटी एग्जैक्टली साइमल्टेनियसली कैलकुलेट नहीं कर सकते. अगर मैंने वेलोसिटी को एग्जैक्टली कैलकुलेट करने की कोशिश की तो पोजीशन में एरर आ जाएगी, लोकेशन में एरर आ जाएगी. और यही रीजन है कि हम पोजीशन और वेलोसिटी को जब एग्जैक्टली साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते, वेलोसिटी और लोकेशन को, तो हम नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन का ये फिक्स सर्कुलर पाथ होगा या फिक्स ट्रेजेक्टरी होगी. It is not possible simultaneously to determine the position and velocity at any given instant to an arbitrary degree of precision. It is not possible to talk of the trajectory of electron. मतलब जैसे ही ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया, बोहर का जो फिक्स ट्रेजेक्टरी पे इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्वमेंट था वो कंसेप्ट हट गया, फिक्स सर्कुलर पाथ का कंसेप्ट हट गया. द इफेक्ट ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज द सिग्निफिकेंट ओनली. अच्छा, ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये केवल कौन से पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल है. ये मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल नहीं है. ये केवल मूवमेंट ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन या सब एटॉमिक पार्टिकल, छोटे पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल है. आप बॉल, क्रिकेट की बॉल, पंखे, गाड़ी, इनका पोजीशन और वेलोसिटी आप अच्छे से मेजर कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि ये मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, इनका वेव नेचर बहुत ही कम होता है. लेकिन इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे पार्टिकल के वेव नेचर को हम इनसिग्निफिकेंट नहीं मान सकते. और यही रीजन है कि उन्हीं के लिए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगता है. हमने कहा भी था कि ये जो प्रिंसिपल है ये वेव नेचर या हम कह सकते हैं ड्यूल नेचर का ही कॉन्सिक्वेंस है. तो ये एप्लीकेबल केवल किनके लिए होगा? जिनके लिए ड्यूल नेचर सिग्निफिकेंट है. इफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज अप्लाई, इसको हम मैथमेटिकली समझाते हैं कि मान लो हमने एक ऑब्जेक्ट ऑफ मास ले लिया जिसका मिलीग्राम है, 10⁻⁶ kg, काफी कम है मास, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में देखें तो ये काफी ज्यादा है. डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स लिखते हैं, ये हो गया अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इंटू अनसर्टेनिटी इन पोजीशन. h/4πm मतलब ये अगर निकाल लिया तो टोटल जो हम मल्टीप्लीकेशन जो हमने निकाला है वो भी कितना है? 10⁻28. ये अनसर्टेनिटी आई है दोनों की मल्टीप्लीकेशन. अब ये वैल्यू बहुत कम है, 10⁻28 बहुत कम है. तो इसलिए इस केस में इस अनसर्टेनिटी का कोई ज्यादा खास रोल नहीं है. अब यही वैल्यू अगर हम, अच्छा, इससे कंक्लूजन भी ले सकते हैं, व्हेन वी आर डीलिंग विद मिलीग्राम साइज और हेवियर ऑब्जेक्ट, मतलब मिलीग्राम या उससे ज्यादा भारी ऑब्जेक्ट को लेते हैं तो अनसर्टेनिटी आर हार्डली ऑफ एनी रियल कॉन्सिक्वेंस, मतलब उसपे एक तरह से हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है. अब हम इलेक्ट्रॉन के लिए देख लेते हैं. इलेक्ट्रॉन का मास ये रहा, उसके लिए अगर हम देखते हैं डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स बराबर h/4πm, तो ये वैल्यू आती है 10⁻⁴ मीटर पर मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स. अब ये काफी ज्यादा है. अब ये अगर काफी ज्यादा है, इसका मतलब हम इसको इनसिग्निफिकेंट नहीं मान सकते. आप देखिए पहले था 10⁻28 और अभी है 10⁻4. आप इसको इनसिग्निफिकेंट नहीं मान सकते. और यही रीजन है कि इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल के लिए, जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, उनके लिए हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट हो जाता है और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम उनकी पोजीशन और वेलोसिटी को एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते. अगर हम इसके कंक्लूजन को देखें, वही अपन ने कहा विच इज सो लार्ज दैट क्लासिकल पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग इन बोहर ऑर्बिट फिक्स फॉर बोहर ऑर्बिट सही नहीं है. इट इज therefore means that the precise statement of position and momentum of electron have to be replaced by the statement of probability. मतलब पोजीशन और मोमेंटम का एग्जैक्ट स्टेट को या फिक्स सर्कुलर पाथ को अब हम हटा देते हैं और वर्ड यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी दैट द इलेक्ट्रॉन हैज एट अ गिवन पोजीशन एंड मोमेंटम. एट पर्टिकुलर मोमेंटम और पर्टिकुलर पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन पाई जाने की प्रोबेबिलिटी हम यूज करेंगे. और यही क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का बेसिस है. क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में फिक्स सर्कुलर पाथ जो कि बोहर मॉडल में थे वो रिप्लेस हो गए ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन से. एक न्यूमेरिकल और करते हैं, थोड़ा मैथमेटिकली समझते हैं इस चीज को. माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल यूज करते हैं. Using suitable photon is employed to locate an electron in an atom within distance of 0.1
एंगस्ट्रॉम। ये मेरे पास में पोजीशन में एरर आ गई या पोजीशन में अनसर्टेनिटी आ गई। व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन द वेलोसिटी? अब ये पोजीशन फोटोन की बात कर रहे हैं, माइक्रो पार्टिकल है, बहुत छोटा है, तो अगर हम बात करेंगे तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी बराबर ये आ गया डेल्टा वी। वेलोसिटी में जो एरर आई है वो कितनी आई है? 5.79 इंटू 10⁶। अब आप सोचो फोटोन की स्पीड ही होती है 3 इंटू 10⁸। अगर 3 इंटू 10⁸ तो उसकी स्पीड है और उसके मेजरिंग में इतनी एरर हो गई। अब एरर है ना, ये एक तरह से अनसर्टेनिटी है ना, तो ये तो बहुत ज्यादा हो गई। क्यों? क्योंकि फोटोन है, इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन और फोटोन बहुत छोटे पार्टिकल है, इनके लिए जब भी हम मेजर करेंगे तो ये जो एरर आएगी ये बहुत ज्यादा आएगी, इसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। वहीं पर अगर हम एक गोल्फ बॉल लेते हैं जिसका मास 40 ग्राम है, स्पीड 45 मीटर पर सेकेंड है, स्पीड कैन बी मेजर विद इन एक्यूरेसी ऑफ 2%, मतलब इसकी जो अनसर्टेनिटी है वो 2% है। किसका 2%? 45 का 2%। तो हम अनसर्टेनिटी इन स्पीड निकालेंगे तो 45 का 2% निकाला तो 0.9 आया। इस इक्वेशन से डेल्टा एक्स पोजीशन में अनसर्टेनिटी निकालते हैं तो ये आती है 1.46 इंटू 10⁻³ अब ये बहुत कम है, मतलब इतनी एरर को तो हम क्या कर सकते हैं, अनसर्टेनिटी को तो क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए गोल्फ बॉल जो कि मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, माइक्रोस्कोपिक नहीं है, उसके लिए अनसर्टेनिटी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। उसके लिए हम पोजीशन और वेलोसिटी को ऑलमोस्ट एक्यूरेटली डिटरमाइन कर सकते हैं।